नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सतह पर आ रही है। पहले जहां पे पूर्व सीएम हरीश रावत के एक ट्वीट से उत्तराखंड की सियासत में भूचाल आ चुका है, तो वहीं अब प्रीतम सिंह गुट के करीबी महामंत्री राजेंद्र शाह के साथ मारपीट का मामला भी सामने आया है। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पिक्चर साफ हो गई थी, लेकिन देहरादून में मामला एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गया है। वहीं हरीश रावत के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए हैं और इसमें बताया यह जा रहा है कि हरीश रावत के समर्थक कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। यह हंगामा देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर हुआ। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने हरीश रावत पर अभद्र टिप्पणी की। इसके बाद उनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। दरअसल हरीश रावत के समर्थकों ने शाह पर अपशब्द कहने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया और उसके बाद देखते ही देखते मारपीट हुई। इसको लेकर के मौके पर गहमा गहमी का माहौल हो गया। छात्रों ने मारपीट के बाद कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया और अंदर महामंत्री के साथ वो लड़ाई करते रहे। तो देवभूमि में आप देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस के अंदर जो अंतरकला है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब आपस में ही हरीश रावत के समर्थक और विरोधी गुट दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। कुल मिलाकर के कांग्रेस के अंदर लगातार घमासान की स्थिति बनी हुई है। हरीश रावत पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए फिर शाह के समर्थक उनके साथ मारपीट करने लगे। महामंत्री के साथ ये मारपीट की गई और गहमा गहमी का माहौल कांग्रेस मुख्यालय में देखने को मिला। हरीश रावत इससे पहले एक के बाद एक 3 ट्वीट कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातों को कहा। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो जिस तरह के संगठन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, अब उस संगठन को खड़ा करने में आपस के ही लोग रोड़े अटका रहे हैं और अब नया साल उनको नई राह दिखाई, ये कहते हुए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण ट्वीट्स किए थे, जिसके बाद आप देख रहे थे कि कांग्रेस की जो अंतरकला है वो साफ तौर पर दिख रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से ये जो लड़ाई, ये जो मारपीट, जिसमें आपस में हरीश रावत के समर्थक और विरोधी भिड़ते हुए नजर आए हैं, उसके बाद पहाड़ों पर कांग्रेस के अंदर ऑल इज वेल नहीं कहा जा सकता, यानी कि घमासान की स्थिति साफ तौर पर नजर आ रही है। और अब इसको किस तरह से चुनावों के साथ आप अगर जोड़ें तो इसका असर क्या होगा, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्यकर्ता संगठन के तौर पर अगर एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के ना चल रहे हो तो फिर वो विरोधियों को कैसे पस्त करेंगे, ये सवाल बहुत बड़ा है कांग्रेस पार्टी के सामने। और इसका जो फायदा है क्या अन्य पार्टियों को मिलेगा उत्तराखंड के चुनावों के अंदर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी में अगर एकजुटता ना हो तो फिर जनता कैसे भरोसा करेगी, जनता के बीच में कैसे जाएंगे और जनता को कैसे कन्विंस करेंगे, सवाल उसी के साथ ये भी बहुत अहम है। और किस तरह से इस आपस की इस गुत्थम गुत्थी को या आपस की इस अंतरकलह को देखा जाए, ये भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के संगठन को, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस में आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद कई महत्वपूर्ण सवाल इसके साथ जुड़े हुए हैं और आज हम भी इसी पर बातचीत करते हैं। राजेंद्र शाह खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस के। राजेंद्र शाह जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपसे मैं यह जानना चाहूंगा कि आज क्या हुआ कांग्रेस कार्यालय के अंदर, आप बताएं पहले। राजेंद्र शाह जी, एक बार अपनी ऑडियो आप अनम्यूट कर लें। हेलो जी जी राजेंद्र जी, अब मैं सुन पा रहा हूं। क्या हुआ है आज, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए, ये घटना आज की नहीं है। कल जो है हरीश रावत जी के 2 सिपह सलार हैं, राजीव जैन और जसवीर रावत। ये कल आए थे और कल ये वहां कांग्रेस भवन में आए। वहां जो है सांसद महोदय, हमारे पूर्व सांसद हैं महेंद्र पाल सिंह नैनीताल के, वो और हम बैठे चाय पी रहे थे महामंत्री कक्ष में। तो राजीव जैन साहब आए, उन्होंने एकदम कहा, आते ही कहने लगे, यार यहाँ कोई झगड़ा हुआ है क्या? तो पाल साहब ने कहा, नहीं यार, मैं तो अकेले अभी था, अभी साजी आए, हम चाय पी रहे हैं। वो मुझे बुला के एक साइड में ले गए, कहने लगे कि यार किसी ने हरीश रावत जी के यहाँ फोन किया है कि तुम हरीश रावत जी को गाली दे रहे थे। तो पाल साहब कहने लगे, भैया यहाँ तो कोई आदमी है नहीं, किसको दे रहे थे? तो वो बाद में वो फिर चले गए, बात खत्म हो गई। और आज जो है 11:30 बजे करीब फिर जो है वो रितेश क्षेत्रीय और करीब जो है उसके साथ 8-10 लोग आए और वही बात उन्होंने फिर दोहराई। तो मैंने उनसे कहा, भैया किसने कहा है यार, मैं आज तक कभी इस तरह के अपशब्द हमने नहीं कहे हैं। कोई पॉलिटिकल बात होगी वो अलग बात है,
लेकिन इस तरह की बात किसने कही है, उसे लाइए मेरे सामने, बताइए किस व्यक्ति ने कहा। बस ये बात आगे बढ़ी और वो हाथापाई पे उतर आए, और ये कांग्रेस मुख्यालय के अंदर की बात है। हम्म। अब प्रदेश महामंत्री, पूर्व राज्य मंत्री, और इसके साथ साथ देखिए मैं राज्य आंदोलनकारी हूं। मैं 6 साल उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए टेंट में रहा हूं। अब इस राज्य को बनाने के बाद और इस कांग्रेस की 21 साल सेवा करने के बाद अगर हरीश रावत के समर्थक, अगर हरीश रावत जी के समर्थक नारे लगाते हुए ये कहेंगे कि अगर इस तरह का कोई भी पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल, अगर हरीश रावत जी के खिलाफ कोई बात कहेगा तो वो अपनी जान की खैर मनाए, उसे जिंदा नहीं रखा जाए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कांग्रेस मुख्यालय के अंदर इस तरह की बातें कहना। और फिर उसके बाद जो तमाम वीडियोस वायरल हैं, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने वीडियोस हैं, जिसमें मैं उनसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं कि भैया आप मुझे बताइए ना किसने कहा, लेकिन वो कह रहा है नहीं देख लेंगे, देख लेंगे। तो ये तो वजह क्या राजेश शाह जी, यही तो मैं आपसे थोड़ा सा और इसको विस्तार से समझना चाह रहा हूं। एक तरफ तो देखिए हम लोग हरीश रावत के वो ट्वीट्स देखते हैं जो कि वो एक के बाद एक 3 ट्वीट करते हैं, उसके बाद कई तरह की बातें उसके साथ जुड़ती हैं। फिर आप बता रहे हैं कि आपके साथ इस तरह से होता है कि आपने कुछ अपशब्द कह दिए, उनके समर्थक आते हैं, फिर आपके साथ हाथापाई की स्थिति, वो भी कांग्रेस मुख्यालय के अंदर। इसके पीछे की क्या वजह है? अब देखिए इसके पीछे की ये वजह है कि मैं 20 साल हरीश रावत जी के साथ रहा, तन मन धन से उनका सहयोग किया। अब उनको लगता है कि उसके बाद 4.5 साल प्रीतम सिंह जी अध्यक्ष रहे। अब मैं प्रीतम सिंह जी के साथ भी जो है पूरे प्रदेश में रहा। किशोर उपाध्याय जी हमारे अध्यक्ष रहे, मैं 32 महीने उनके साथ भी पूरी ईमानदारी से काम किया। यशपाल आर्य जी जब अध्यक्ष थे उनके साथ भी काम किया। अब मुझे लगता है उनको ये लगता है कि ये, क्योंकि प्रीतम सिंह जी के साथ हमने पिछले 7.5 साल तन मन धन से काम किया, अब लगता है उनको कि भाई ये उनके साथ है तो शायद हो सकता है उनको ये नागवार गुजर रहा हो। या फिर एक पोस्ट मैंने आज कल रात को एक पोस्ट की थी कि भाई देवेंद्र यादव जी पहली बार प्रभारी ऐसे बने कि जो जमीनी स्तर पर जो है काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं। जी। और उनके खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी की है ये निंदनीय, नहीं करनी चाहिए। तो शायद हो सकता है उनको नागवार गुजरा हो कुछ उनके समर्थकों को। तो राजेश शाह जी, क्या इसको मैं इस तरह से समझूं कि कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी यह है कि ये दबाव बनाने की कोशिश है कि उस गुट की तरफ से या फिर हरीश रावत के समर्थकों की तरफ से जो बात कही जा रही है, अगर आप जो संगठन के तौर पर जो जिम्मेदारी आपको दी आप उसके साथ चलेंगे तो फिर वो आपके साथ इस तरह की स्थिति या फिर इस तरह की हाथापाई या इस तरह की घटनाओं में संलिप्त होते हुए नजर आएंगे? क्या प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर इसको देख? निश्चित तौर पर देखिए, अब या तो आप ये कहिए ना आपके भी किसने आज तक कभी इस तरह की घटना, और आप ये देखिए कि कोई इस तरह की कोई बात भी नहीं हुई, और उसके बाद भी अगर आप इस तरह का वो करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है ना ये। और फिर कांग्रेस मुख्यालय में आकर आप इस तरह के अगर शब्दों का उपयोग करेंगे, जिस तरह का शब्दों का उपयोग किया आजकल, जिस तरह के उनके फेसबुक पर जो उनके देवेंद्र यादव जी के लिए जिस तरह की बातें लिखी जा रही हैं, जिसके सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास है, मतलब ये अच्छी बात नहीं है, ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। राजेश शाह जी, चूंकि अब हम लोग देख रहे हैं क्योंकि लगभग सभी पार्टियां अब तो चुनाव के मुहाने पर खड़े हुए हैं, अगर आपस में इस तरह से चलता रहेगा तो फिर कांग्रेस कैसे फाइट करेगी और कैसे आप लोग फिर इस चीज को कन्वे कर पाएंगे जनता के बीच में कि हम पर भरोसा करिए, हमको वोट दीजिए? आपस में ही आप लोगों की इस तरह से गुत्तम गुत्ती या ये जो नौबतें हैं वो आ रही हैं? अब ये देखिए, तो बड़े नेताओं को सोचना है, हम तो जमीनी स्तर पर छोटे कार्यकर्ता। जब बड़े नेता अगर इस तरह की बयानबाजी देते रहेंगे, लगातार कहते रहेंगे, राहुल गांधी की रैली से जो टेम्पो यहाँ पर पूरे प्रदेश में बना था, वो टेम्पो जरा से बयान में कि कुछ मगरमच्छ छोड़ रखे या इस तरह की बातें अगर की जाएंगी तो निश्चित तौर पर देखिए नुकसान तो कांग्रेस को होगा ही। तो बड़े नेता ज्यादा नुकसान पहुंचाते, कार्यकर्ताओं में तो एकजुटता है, कार्यकर्ताओं को तो बड़े नेता लड़ाने का काम करते हैं ना, कार्यकर्ता थोड़ी लड़ते हैं आपस में। जी। राजेश शाह जी, मुझे लगता है कि आप इसको और बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के सिपाही होने के नाते आपके कंधों पर प्रदेश की दी गई है। हरीश रावत को इस तरह के ट्वीट करने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो क्या वाकई में संगठन के स्तर पर इस तरह की उपापोह की स्थिति है, या जो करना चाह रहे हैं हरीश रावत उनको वो फ्री हैंड नहीं मिल पा रहा है? क्यों इस तरह के ट्वीट, वो भी ठीक हम लोग देख रहे हैं चुनाव से पहले, जब आप लोग ये कहते हैं कि आप लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, एक साथ है, एकजुटता है कांग्रेस के अंदर, फिर इन ट्वीट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? अब देखिए, एक चीज बहुत साफ है, जब हाईकमान ने एक बार स्पष्ट कर दिया है कि चेहरे पे चुनाव नहीं होगा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, फिर ये जो लोग बार बार ये चेहरे की बात करते हैं, क्यों चेहरे की बात करते हैं? आप जाइए ना हाईकमान, सोनिया जी से कहलवा के लिए, ये सोनिया जी अगर घोषित कर देंगे तो कौन मना करेगा, राहुल जी घोषित कर देंगे कौन मना करेगा। लेकिन बार बार फिर इस तरह की बात करना, कहीं ना कहीं देखिए इससे भी तो कांग्रेस को नुकसान होता है। ये कौन कर रहे हैं नुकसान? मतलब ये कोई कार्यकर्ता तो कर नहीं है, तो बड़े नेता जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दे दिया, कोई चीज ऐसी नहीं जो नहीं दी हो। अब देखिए, माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री रहे, CWC के मेंबर रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, प्रभारी रहे, राज्यसभा के सांसद रहे। तो अब इससे ज्यादा
अब क्या अपेक्षा है, अगर तो वो पूरी तो भाई हाईकमान ही करेगा, क्योंकि नहीं हाईकमान नहीं, के हाथ में हाईकमान तो इसमें। बिल्कुल, देखिए ये फैसला तो निश्चित तौर पर जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको लेना है, लेकिन एक सवाल तो ये भी है ना, क्योंकि हरीश रावत एक कद्दावर नेता के तौर पर तो हैं, आप सभी लोग कहते हैं कि आप लोग उनका सम्मान करते हो, निसंदेह वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी उत्तराखंड की जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं, तो उनके जी साथ एकजुटता के साथ लड़ने में या एकजुटता के साथ चलने में दिक्कत क्या है और क्यों लिखना पड़ रहा है उनको? इसका मतलब कुछ तो दिक्कतें हरीश रावत को भी हो रही होंगी। नहीं, अब देखिए, तो हाईकमान को सोचना, देखिए इस बारे में तो मैं कुछ नहीं, तो हाईकमान को सोचना है। दिक्कतें कोई नहीं हो रही है, सब लोग एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं, कोई दिक्कतें नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते से लगातार जो, चाहे मैं पिथौरागढ़ की मूनाकोट की बात करूं, चाहे मैं रामनगर की बात करूं, चाहे यमकेश्वर की बात करूं, चाहे मैं पिथौरागढ़ की, और चाहे मैं बात करूं चंपावत की, हर जगह जनसभाएं हो रही है। लगातार कांग्रेस के कार्यक्रम चल रहे हैं। उन कार्यक्रमों में तमाम नेता, चाहे प्रीतम सिंह जी हो, चाहे हरीश रावत जी हो, चाहे देवेंद्र यादव जी हो, तमाम लोग भागीदारी कर रहे हैं। गोदियाल जी है, वो अलग, अभी शहीद सम्मान यात्रा निकल रही थी गढ़वाल में, वो उनके माननीय रावत जी जो हमारे सीडीएस थे, उनके यहाँ, वो उनके गांव में गए, सेड़ा में। तो ये सब कार्यक्रम सब चल रहे हैं, कार्यक्रमों में कोई वो नहीं है, कार्यक्रमों में एक रूपता है। लेकिन अब भाई किसी को अगर कोई परेशानी है, जो हाईकमान के स्तर से जो निर्णय होना है वो तो हाईकमान करेगा। बिल्कुल। ठीक है, दो मेहमान मेरे साथ और जुड़ गए, उनका भी परिचय कराते हैं, उनको भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। अमित जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। संजीव जी, आपका भी स्वागत है। संजीव जी, मैं आपके पास भी आता हूं, क्योंकि राजेश शाह जी हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं आज, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस के। आज कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जो कुछ हुआ उसको आप किस तरह से देखते हैं? संजीव जी, एक बार अपना ऑडियो आप अनम्यूट कर लें। चलिए संजीव जी, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं आ रही, मैं आपके पास आऊंगा। मैं तब तक अमित जी का रुख कर लेता हूं। अमित जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, चूंकि राजेश शाह जी ने बताया भी कि किस तरह से उनके साथ क्या कुछ हुआ, लेकिन जो हो रहा है कांग्रेस पार्टी में उसको किस तरह से देखती है आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए इस बात को समझना पड़ेगा। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी जी, मैं सुन पा रहा हूं। हाँ, देखिए इस बात को समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी दशकों या सैकड़ों साल पुरानी पार्टी है, लेकिन आज जिस स्थिति में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है देश के सामने और प्रदेश के सामने, तो आम जनता का कोई भरोसा नहीं है। जब प्रदेश का इनका सो कॉल्ड सबसे बड़ा नेता इस बात को क्लेम करता है और इस बात की डिमांड करता है पिछले 6 महीनों से, ये आज का नाटक नहीं है कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, और उनकी पार्टी के लोग उसके खिलाफ करते हैं, तो उत्तराखंड की जनता कहां विश्वास करेगी? किस पर विश्वास करेगी? एक ऐसा व्यक्ति जो 2 लोकसभा चुनाव हार चुका है, जो एक सीट से मुख्यमंत्री रहते हुए 2 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद भी उनके अंदर ये हनक है कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे चाहिए, मतलब मैं, जो मैं होता है ना, रावण का रहा, मैं मतलब अहंकार, कि मुझे आप मुख्यमंत्री बना दो सब ठीक हो जाएगा, तो सब ठीक कर देंगे। जब पार्टी ही सम्मान नहीं कर रही है, तो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी या जनता क्या सम्मान करेगी पार्टी के अंदर? अब ये एक ब्लैकमेलिंग की सिचुएशन में आ चुके हैं इस समय, क्योंकि इनका एकमात्र उद्देश्य है कि मैं सीएम बनूं, मेरे परिवार के लोग एडजस्ट हों, मेरे जो लोग हैं, जो अपने 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 कैडर के लोग हैं, अपने गुट के लोग हैं, उनको टिकट मिले, तो इसके लिए इनकी अपनी खींचातानी चल रही है। उत्तराखंड की जनता लेकिन एक बात को जानना चाहती है उसके बाद भी, कि भाई आप सब कुछ चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, लेकिन उत्तराखंड के अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति, जो कि आज भी आपकी आस देख रहा था, 10 साल मिले आपको एज ए दल, एज ए कैडर, एज ए पार्टी, और एज ए सीएम आपको मौका मिला, आपने करा क्या? आज भी पूरे अस्पताल पहाड़ के रेफर सेंटर बने हुए हैं, आज भी स्कूल खस्ताहाल हैं, आज भी बेरोजगारी में उत्तराखंड नंबर 1 पे है, और आपकी लड़ाई ये चल रही है कि कौन सीएम बनेगा। ये वही नेता है साहब जिन्होंने टीवी चैनल पे बोला है कि आप खनन करिए, आप जो करिए, मैं आपको फ्री हैंड दूंगा। तो आज क्या है कि एक समय के बाद हर चीज की परिणति होती है, हर चीज खत्म होती है, अति की इति होती है कहते हैं। तो एक समय होता है कि जहां पर आप अपने द्वारा नकार दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका अहंकार रहा, आपने कभी टीम बनाने की सोची नहीं, आपने कभी उत्तराखंडियत के बारे में सोचा नहीं, आप गोहद की बात करते रहे, आप मडवे की बात करते, वो सारा ड्रामा रहा आपका। अगर अच्छा होता तो आप अस्पताल बनाते, तो वो उसी का भोग वो कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता इस बात को जान चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इसमें नेशनल स्तर पे, मैं तो कहता हूँ G23 में +1 जुड़ गया इस समय। पूरे भारतवर्ष में G23 जो चल रहा था, ये +1 आ गया, हम G24 हो गया। ठीक है, संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा मैं।
संजीव जी ऑडियो अनम्यूट करें एक बार। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 संजीव जी सुन पा रहा हूं, बात रखें अपनी। मेरी आवाज आ रही है जी आपको? संजीव जी हेलो। मैं सुन पा रहा हूं। देखिए, आज जिस तरह से कांग्रेस भवन में जो लोकतंत्र की दुहाई हर समय दिया करते थे कांग्रेस के बड़े नेता, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या यही लोकतंत्र है? क्या इसी तरह से आप अपने प्रदेश के एक सम्मानित महामंत्री जो पूर्व में जिनका राज्य बनाने में एक बड़ा योगदान रहा है, आप उनके साथ इतना अभद्र व्यवहार करेंगे? क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही गांधीवादी अहिंसा की जो आप बात करते हैं, आप गांधीवादी हैं, हम महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हैं, उनके सिद्धांतों का हम सम्मान करते हैं, क्या क्या यही सिद्धांत हैं आपके? एक इतना घृणित और इतना अराजक जो आज नजारा कांग्रेस भवन में देखने को मिला, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय राजेंद्र शाह जी से हम अपनी हमारी बहुत उनके साथ सहानुभूति है। इस प्रकार का एक अनुशासनहीनता जो कांग्रेस के लोगों के द्वारा अपने ही साथी के साथ की गई, वो बहुत अभद्र है और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। संजीव जी और मैं जिस आपको इस तरह बीच थोड़ा से सा रोकूंगा माफी के साथ। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। उन्होंने कुछ बातें बहुत स्पष्टता के साथ कही थी और उन्होंने कहा था कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा होता है। सार्वजनिक जीवन कुछ मूल्यों, कुछ आदर्शों को लेकर के होना चाहिए, लेकिन साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें दी। अब देखिए, एक एक उनकी पंक्ति और साहित्य के प्रति उनका जो भाव था, किस रूप में हर एक नागरिक को झकझोरता था। उनकी एक पंक्ति बहुत कुछ कह जाती थी, सब कुछ कह जाती थी, और इसीलिए अटल जी हुए। और अटल जैसा कोई नहीं, यह हमेशा व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है। और सदैव अटल जी का नाम जब आता है, हर व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति, वो बीजेपी का समर्थक हो, बीजेपी का विरोधी हो, वह सत्ताधारी हो, फिर विपक्ष का हो, वह किसी भी उम्र का हो, अटल जी इन सभी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए सदैव लोगों की श्रद्धा और सम्मान के विषय बने रहे। और यही कारण है उन्होंने सदैव उन मूल्यों को सार्वजनिक जीवन में ध्यान रखा। अपने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया, लेकिन जब मानवीय संवेदना की बात आती थी तो ये अटल जी ही बोल सकते थे कि आदमी न ऊंचा होता है, न नीचा होता है, न बड़ा होता है, न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। ये केवल अटल जी ही बोल सकते थे। हर व्यक्ति जानता है, राजनीति में कार्य करने वाले कार्यकर्ता, सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले लोगों की बड़ी अभिलाषाएं होती है, और 4 साल तक हर व्यक्ति शांत रहता, लेकिन 5वें साल वो सब उबाल खाने लगता है। और तब अटल जी ने इस बात को कहा था। एक बार उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं से कहा था उन्होंने कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। भाइयों बहनों, बहुत कुछ संदेश दे देता है। और याद करिए, प्रधानमंत्री पद की शपथ जब पहली बार उन्होंने ली थी, क्या कहा था उन्होंने? कितना कुछ कहा था, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को
गले न लगा सको। ये अटल जी ही कह सकते थे। इस देश की उस राजनीति को, जो राजनीति इस भारत की मूल परंपरा को सदैव कोसती थी, सदैव धिक्कारती थी, जिसके कारण स्वतंत्र भारत अपने मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना के लिए कभी ईमानदारी से पहल नहीं कर पा रहा था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर के, भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य जब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, काशी में भगवान विश्वनाथ का परम धाम पूरी भव्यता के साथ देश और दुनिया के सामने छा गया है। इस देश की कुटिल राजनीति को धिक्कारते हुए अटल जी ने इस बात को कहा था, उस समय भी कहा था, बहुत ही शालीनता के साथ उन्होंने कहा था, जो लोग इस देश के मूल परंपरा को धिक्कारते थे, कोसते थे, हमेशा गाली देते थे, हिंदू को सांप्रदायिकता का पर्याय मानते थे, उनको भी धिक्कारते हुए अटल जी ने कहा था, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा तन। यह भी क्यों अटल जी ही कह सकते थे, अटल जी ही बोल सकते थे। आपने देखा होगा, यानी समग्रता को समेटे हुए अगर कोई एक व्यक्तित्व हम सबके सामने देखने को मिलता है, वह व्यक्तित्व उस कालखंड में कोई था तो सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और आज हम सब अटल जी की उन स्मृतियों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी जयंती की इस पूर्व संध्या में उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा ब्रजेश जी को कि प्रतिवर्ष उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रमों को स्मरणीय बना दिया। बहुत कम होता है, जब तक व्यक्ति पद पे होता है तब तक तो यश गान गाने वाले बहुत होते हैं, पद के जाने के बाद भी कुछ समय तक हो सकता है। लेकिन अटल जी प्रधानमंत्री पद पर 2004 में निवृत्त हो गए थे। आज अटल जी भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अटल जी की कविता पाठ हो, उनके साहित्य के बारे में वर्तमान पीढ़ी को जानकारी हो, अटल जी के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी वर्तमान पीढ़ी को हो, लोकप्रिय कवियों को, साहित्यकारों को मंचों पर सम्मानित करके हम अटल जी की इस परंपरा को सम्मानित कर सकें। इस कार्यक्रम को लखनऊ में इतनी भव्यता के साथ आयोजित होना यह अत्यंत सराहनीय पहल है। मैं ब्रजेश पाठक जी को और उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा और विश्वास व्यक्त करूंगा कि परंपरा निरंतरता दिए हुए है, क्योंकि यहां पर अटल जी के सहयोगियों को तो सम्मानित किया ही, अटल जी की स्मृति में जो अनेक कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रमों से जुड़े हुए युवा साथियों को भी सम्मानित किया गया। ये तो लोग ये मान लेते हैं कि एक उम्र के बाद कोई व्यक्ति बुजुर्ग होता है तो लोग मानते हैं कि उन बुजुर्गों को सम्मानित करना है। युवा छूट जाता था, या युवा है तो वह बुजुर्गों को छोड़ देता था, लेकिन ब्रजेश जी ने दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखा है। मंच पर मैं देख रहा था, एक तरफ युवा सम्मानित हो रहे थे, दूसरी तरफ अटल जी के सहयोगी भी सम्मानित हो रहे थे। अच्छा प्रयास है, अच्छा संतुलन है। ब्रजेश जी आपको धन्यवाद और आपकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं और सदैव अटल जी को एक बार फिर से उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और अब बस एक संक्षिप्त सा कार्यक्रम, उस ये पत्र